अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ुहैब एडवोकेट। काफ़ी स्टूडेंट की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आफ्टर द 27 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो चेंजेस की गई हैं, स्पेशली जुडिशरी में, जुडिकेचर में, वो आप बताएं। उस पर कोई यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल नहीं है और काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उसको समझने में। तो आज की इस वीडियो में हम जो जुडिशरी में चेंजेस हुई हैं थ्रू 27 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वो डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 175 से लेके 175L तक इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो चेंजेस हुई हैं इन द जुडिशरी वो हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि 27 अमेंडमेंट नवंबर में इनेक्ट की गई और जिससे हमारी जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया गया। वफाकी आईनी अदालत ऐड की गई और जिस तरीके से वोटिंग हुई 8 नवंबर को बिल सेनेट में टेबल हुआ, फिर 13 नवंबर को नेशनल असेंबली से पास हुई और 14 नवंबर को जो है इसका आइन का हिस्सा बन गया ये सारी अमेंडमेंट्स जो हमारी हैं। और आर्टिकल जो 175 है वो डील करता है आपका इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसमें जो सिर्फ चेंज हुआ है वो ये लिखा गया है कि देयर शैल बी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है रेफर एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो ओल्ड है, हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस एंड फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड सच अदर कोर्ट्स में भी इस्टेब्लिश बाय द लॉ। इसमें सिर्फ वफाकी आईनी अदालत, क्योंकि नई अदालत बनाई गई है तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद सिमिलर है, इसमें कोई वो नहीं है। और इसका एक क्लोज 3 जो मुझे काफ़ी याद दिलाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 14 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे। ठीक है, 14 साल तक जो है 14 सालों के अंदर अंदर जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से, हुकूमत से सेपरेट किया जाएगा प्रोग्रेसिवली हर तौर तरीके से। सब चीज़ें आपके सामने है। आई एम नॉट गोइंग इनटू मेरिट्स ऑफ दिस अमेंडमेंट। फिर उसके बाद आर्टिकल 175A जो हमारा इंसर्ट किया गया है न्यूली अमेंडमेंट में, पहले इसका पार्ट था लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, इसको रिवाइज़ किया गया है क्योंकि वफाकी आईनी अदालत बनी है। जो जुडिशल कमीशन था उसके मेंबर में चेंजेस किए गए हैं थ्रू 26 और 27 अमेंडमेंट। 26 अमेंडमेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेकिन 27 अमेंडमेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तरह पूरी एक सेपरेट वफाकी आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई है। और जुडिशल कमीशन में जो मेंबर्स हैं, जुडिशल कमीशन वो इदारा है जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस, फेडरल शेडियल कोर्ट में जजेस ना सिर्फ अपॉइंट करता है बल्कि इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस भी एवेलुएट करता है कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस अदारे में जो लोग 26 अमेंडमेंट से पहले जो लोग बैठते थे वो उसमें अदलिया की अक्सरियत थी, जो जजेस की मेजॉरिटी थी। अगर मैं ये कहूँ कि जजेस का से था इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब आफ्टर दी 27 और 26 अमेंडमेंट वो जजेस का होल्ड नहीं रहा, बैलेंस है, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं। अब करंट पोजीशन ये है कि देयर शैल बी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आफ्टर एज द कमीशन और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये जो कमीशन है इसके जो जज हैं, इसके जो मेंबर हैं, किस पर्पज़ के लिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के जज के लिए, और जजेस की परफॉर्मेंस एवेलुएट करने के लिए जो इसके मेंबर हैं वो क्लोज 2 में बताया गया है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जब भी जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, उसको जब अपॉइंट किया जाएगा उस वक्त इस कमीशन के जो मेंबर होंगे उसमें कौन कौन होगा। सबसे पहले आपका चीफ जस्टिस आ जाएगा वफाकी आईनी अदालत का, ठीक है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस आ गया सुप्रीम कोर्ट का। फिर उसके बाद आ गया 1 नेक्स्ट सीनियर जज ईच ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक जज, एक सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट से और एक सीनियर मोस्ट जज वफाकी आईनी अदालत से। ये हो गए टोटल 4 मेंबर। फिर जो 5वां मेंबर है वो कौन होगा, अ जज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जॉइंटली एंड नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब 5वां जो मेंबर होगा इस कमीशन का वो इस तरह होगा कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट या तो वफाकी आईनी अदालत का मेंबर हो सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, ठीक है। वो उसका हिस्सा हो सकता है, उसका जज हो सकता है। और उसको अपॉइंट कौन करेगा, दोनों जो चीफ जस्टिस हैं बामी मशावरत के साथ ये जो 5वां मेंबर है उसको नॉमिनेट करेंगे 2 साल के लिए। देन फिर 5 ये अदलिया के लोग आ गए। देन 6ठे नंबर पे आपके पास फेडरल लॉ मिनिस्टर
फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस आ जाता है। फिर 7वें पे आपका अटर्नी जनरल न्यू एडिशन है, अटर्नी जनरल आपके पास आ जाता है 7 नंबर पे, ठीक है। फिर 8वें नंबर पे आपके पास आ जाता है एडवोकेट, नॉट लेस देन उसकी 15 ईयर प्रैक्टिस हो और सुप्रीम कोर्ट की, और जो नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल उसको नॉमिनेट करेगी 2 साल के लिए, ठीक है। ये आपके हो गए 6 7 8 लोग ये हो गए। फिर उसके बाद आपके नेशनल असेंबली से और सेनेट से 2 फ्रॉम सेनेट और 2 फ्रॉम नेशनल असेंबली, दो मेंबर जो है अपॉइंट होंगे, और एक जो है अपोजिशन से और एक ट्रेजरी बेंच से। ये सेम सीक्वेंस रहेगा। टोटल 4 मेंबर जो है पार्लियामेंट से आएंगे, एक मेंबर एक ट्रेजरी बेंच से नेशनल असेंबली से, एक ट्रेजरी बेंच से सेनेट से, और सिमिलरली 2 मेंबर जो हैं ओपोजिशन के होंगे, एक सेनेट से और एक नेशनल असेंबली से। ओपोजिशन वालों को अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ द ओपोजिशन, और ट्रेजरी वालों को अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ द हाउस जो होता है, जो लीडिंग पार्टी होती है उसका, ठीक है। ये 8 4 हो गए 12। फिर उसके बाद जब और ये प्रोवाइजो में बताया गया है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होगी तो सिमिलर जो है 4 लोग सेनेट से अपॉइंट हो जाएंगे, सिमिलर मेथड में 2 जो है ओपोजिशन से और 2 ट्रेजरी से। तो ये 12 लोग हो गए। 12 लोगों के बाद जो 13वां इसमें मेंबर है वो है अ वुमेन और नॉन मुस्लिम और अ टेक्नोक्रेट, ठीक है। ये 3 उसके क्राइटेरिया बताएं। वुमेन होगी और नॉन मुस्लिम भी हो सकती है और टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। उसके अलावा अदर देन अ member of Majlis Shura Parliament who is qualified to be a member of Majlis Shura Parliament to be appointed by a Speaker of National Assembly। एक मेंबर जो इसको नेशनल असेंबली का स्पीकर अपॉइंट करेगा 2 साल के लिए, जो क्वालिफाइड होगी, मजलिस शुरा पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होगी। वुमेन भी हो सकती है, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं और टेक्नोक्रेट भी हो सकते हैं। देन फिर इसमें एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन में आप रीड कर सकते हैं। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो किस तरह अप्लाई होगा। द सीनियर अमंग द चीफ जस्टिस ऑफ, सबसे इस पहली एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि इस कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है, कोई भी कमीशन होता है तो देयर इज़ अ चेयरपर्सन फॉर द कमीशन, जो कमीशन को सुपरवाइज करता है या हेड करता है, वो कौन होगा, वो किस तरह डिटरमिन किया जाएगा। ये लिखा होगा द सीनियर अमंग द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी द चेयरपर्सन। ने बता दिया कि जिन दोनों में सीनियर होगा वो इस मेंबर का, इस कमीशन का हेड होगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि सीनियरिटी उनकी किस तरह देखी जाएगी। द इंटर सीनियरिटी शैल बी डिटरमिन विद रेफरेंस टू देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अगर दोनों जस्टिस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस है, जो पहले अपॉइंट हुआ, जो ज़्यादा सीनियर है, जिस दिन से वो चीफ जस्टिस बना उस दिन से उसकी सीनियरिटी देखी जाएगी, और जो ज़्यादा सीनियर हुआ वो उसका कमीशन हो जाएगा। अगर दोनों की जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस बनने की जो है सेम है, तो देन जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी फ्रॉम द डेट जिसमें वो हाई कोर्ट से अपॉइंट हुए, एज अ हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए, उस डेट से उनकी सीनियरिटी देखी जाएगी। देन आपका एक्सप्लेनेशन 2 आ जाता है कि इफ जज में नॉट बी नॉमिनेटेड अंडर पैराग्राफ 3, वन नॉमिनी ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द कमीशन शैल बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर टोटल मेंबरशिप नॉमिनेटेड जज। अब इस एक्सप्लेनेशन 2 में ये बताया गया है कि वो जज जो 5वां जज था, जिसको दोनों वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मिल के जॉइंटली नॉमिनेट करेंगे, अगर वो दोनों जॉइंटली नॉमिनेट नहीं कर पाते, दोनों मतलब आखिर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एतराज़ आ जाता है, तो उसको फिर जो है वो अपने 2 मेंबर, एक जज का नाम वो देगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक जज का नाम वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस देगा, और उन दोनों की नॉमिनेशन जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो कमीशन है ये इस पर बैठ के वोटिंग करेगी, और वोटिंग के थ्रू वो 5वां मेंबर अपॉइंट होगा। फिर उसके अलावा जो है आपके पास सिमिलर इसमें केसेस हैं। फिर आपका क्लोज 3 आ जाता है कि चीफ जस्टिस किस तरह अपॉइंट होगा, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का क्या तरीका है। ये तरीका थ्रू 26 अमेंडमेंट ऐड किया गया। 26 अमेंडमेंट से पहले चीफ जस्टिस इस तरह अपॉइंट होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज था वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाता था और प्रेसिडेंट जो है उसका नोटिफिकेशन निकाल देता था। लेकिन आफ्टर द 26 अमेंडमेंट जो है चीफ जस्टिस का तरीका चेंज किया गया। हाँ जी, उसमें 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो होते हैं उसमें उसके नाम स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी में से सेनेट और नेशनल असेंबली के लोग बैठे हुए हैं, और वो जो है उन तीनों में से जो है एक का नाम, एक को नॉमिनेट करके वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करता है। अब इसमें जब वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा तो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर मोस्ट जज है उनका नाम जाएगा नॉमिनेशन के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए होगा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज और जो सीनियर 3 जज हैं उन 3 जजों के नाम जाएंगे चीफ जस्टिस के लिए। 3 में से कोई एक भी जज जो है चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेशन हो सकती है थ्रू वोटिंग, ठीक है। और इसमें बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट इफ नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइन टू बिकम अ चीफ जस्टिस ही शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड and 3 next senior most judges shall be considered so on till the appointment of chief justice
ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द के में भी। इसमें बताया कि अगर कोई जस्टिस जिसको चीफ जस्टिस नॉमिनेट किया जाए और वो रिटायर हो जाए तो प्रोवाइडेड तो उसमें क्या होगा कि वो रिटायर हो जाएगा और उसके रिटायर होने के अलावा जो 3 जजेस हैं, नेक्स्ट मोस्ट 3 जजेस हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा और उनमें से नॉमिनेशन की जाएगी जब तक कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं हो जाता और वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता उस पोजीशन को एज अ चीफ जस्टिस। अब इसकी यहाँ पे 2 मीनिंग भी हो सकती है। एक इसकी मीनिंग ये है क्योंकि क्लियर नहीं है, प्रोवाइडेड दैट इफ अ नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइन टू बिकम द चीफ जस्टिस शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड एंड द 3 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस शैल बी कंसिडर्ड एंड सो ऑन टिल द अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस। एक मीनिंग तो इसकी ये है कि 3 जजेस जो नॉमिनी हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। उसके लिए अगर एक नॉमिनेट होता है, जो इसकी लिटरल मीनिंग है, एक नॉमिनेट होता है, वो मना कर देता है कि मैंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, तो वो रिटायर हो जाएगा। बाकी जो 2 रहेंगे उसके साथ जो चौथे नंबर पे होगा, मतलब 3 मोस्ट सीनियर रह जाएंगे, उनकी दोबारा नॉमिनेशन होगी, दोबारा वोटिंग होगी। एक तो इसकी मीनिंग ये। दूसरी मीनिंग ये है कि जब अगर एक मना करेगा, जो तीनों नॉमिनी कंसिडर हुए हैं तीनों रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इट इज़ वैलिड और इट इज़ लॉजिकल, और मेरे नज़र में फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इट मोस्ट सूटेबल। ये प्रोवाइजो है। फिर प्रोवाइजो क्या ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फ्रॉम अमंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि वफाकी आईनी अदालत में जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, वो अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट ने, सदर ने अपॉइंट किया वज़ीर आज़म की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। कहाँ से, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनमें से जस्टिस अमीनुद्दीन को अपॉइंट किया गया, नोमिनेट किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ वफाकी आईनी अदालत। उसके अलावा जो पहला बैच था जजेस का, वो भी जो है एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई। वो किसकी कंसल्टेशन हुई, वो अपॉइंटमेंट की प्रेसिडेंट ने की, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और प्राइम मिनिस्टर और जो पहला चीफ जस्टिस था जो सदर और वज़ीर आज़म ने मिल के लगाया था, उसकी मशावरत के साथ बाकी जो जजेस हैं वफाकी आईनी अदालत के, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। और प्रोवाइडेड डैट, और माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोवाइजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड डैट, ये जो 2 प्रोवाइजो भी मैंने पढ़े हैं, एक चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ने किया है, और एक फर्स्ट बैच ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एग्जीक्यूटिव ने किया, इसके जो ये 2 प्रोवाइजो हैं ये स्टैंड ओमिटेड हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर एक्सरसाइजिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब अपॉइंटमेंट हो गई है और इनकी अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अब ये दे आर नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए इनने कोई सेपरेट लॉ नहीं, पार्लियामेंट ने थ्रू लॉ इसको ओमिट नहीं किया, लेकिन इसी के अंदर प्रोवाइजो डाल दिया कि जब एक बार अपॉइंटमेंट हो जाएगी पहले चीफ जस्टिस की और पहले बैच ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये जो मेथड है थ्रू एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट, ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अब्जॉल्व हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। नॉट स्टैंडिंग इसलिए क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 175 में लिखा हुआ है, 175A में अगर जजेस अपॉइंट होंगे वो थ्रू जुडिशल कमीशन होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। लेकिन ये एक ओवरराइडिंग इफेक्ट क्रिएट किया गया नेसेसर। अब इसके जो भी सर्कमस्टांसेस है बेस्ट नोन टू द एग्जीक्यूटिव कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जो अपॉइंटमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव हुई, जुडिशल अपॉइंटमेंट नहीं हुई। देन हमारे पास क्लोज 3A है जो आपका स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें 12 मेंबर होंगे, 12 में से 8 नेशनल असेंबली से और 4 सेनेट से। और उसमें जो उसकी कंपोजिशन होगी, प्रोवाइडेड है नेशनल असेंबली स्टैंड डिजोल्व, उसकी कंपोजिशन सिंपल अगर नेशनल असेंबली डिजोल्व हुई है तो सेनेट से जो 8 लोग हैं वो सेनेट से अपॉइंट हो जाएंगे, 12 के 12 लोग सेनेट से हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये फॉर्मल चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद आ जाता है क्लोज 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डील करता है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लोज 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। जब हाई कोर्ट की जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि वो भी जुडिशल कमीशन ही करेगी, तो उस क्लोज 2 के अंदर जो 13 लोग मेंशन हैं उनके साथ साथ ये लोग भी मेंशन होंगे। ठीक है, उसमें कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट टू विच अपॉइंटमेंट इज़ बीइंग मेड। ठीक है, कंसर्न जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रही होगी उसका चीफ जस्टिस, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, अगर उस हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो हेड है, सीनियर मोस्ट जज जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, वो हेड होता है। हमारे यहाँ सिंध में है, बाकी कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, इस्लामाबाद में बनाई गई हैं। तो ये 2 जगह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, तो बाकी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कहीं भी नहीं है। तो ये 2 जज जो है उसका हेड होंगे। फिर उसके बाद प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, ठीक है, वो भी इसका होगा। फिर उसके बाद एडवोकेट होगा जो रेलेवेंट बार उसको नॉमिनेट करेगी 2 साल के लिए, जिसकी हाई कोर्ट की एज अ 15 ईयर प्रैक्टिस होगी। तो ये 4 एडिशनल मेंबर जो हैं ऐड किए जाएंगे।
हुरिन ने यहाँ ये बताया कि इफ़ द हेड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट is the chief justice of that high court, a judge who is next in seniority shall become the member of the commission. ठीक है, अगर जो हेड ऑफ द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो उस कोर्ट का चीफ जस्टिस भी है, तो फिर जो है वो इसके साथ जो सीनियर जज होगा वो कमीशन का मेंबर बन जाएगा। और यहाँ इन प्रोवाइज़ो में ऐड किया है कि अगर आर्टिकल 202A जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से डील करता है उसको इन्फोर्स लाने के लिए रेजोल्यूशन पास करना लाजमी है। अगर वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं है, तो जो हाई कोर्ट का सीनियर जज होगा वो उस मेंबर का कमीशन बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पैराग्राफ 2 में जहाँ लिखा हुआ था कि अगर पहले तो चीफ जस्टिस फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अगर किसी हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है, पेशावर में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, तो यहाँ जो हेड ऑफ सीनियर मोस्ट जज की जगह जो नॉर्मल बेंचेस हैं, नॉर्मल बेंचेस में जो चल रहे हैं जज, एक तो चीफ जस्टिस हो गया, चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो उस कमीशन का मेंबर बन जाएगा। फिर उसके अलावा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेम क्राइटेरिया है, चीफ जस्टिस, हेड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ गया, वकील आ गया और एक फेडरल लॉ मिनिस्टर आ गया। ये 4 लोग इसमें आ गए। प्रोविंस की जगह प्रोविंसल आ जाएगा, जब फेडरल और सुप्रीम कोर्ट के होंगे तो फेडरल लॉ मिनिस्टर आ जाएगा। इसके अलावा जो है आपका प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज इसमें नहीं है। और कमीशन इन क्लोज 2 शैल कंडक्ट एन एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एवेल्यूशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जो कमीशन है क्लोज 2 में वो जो है जजेस की हाई कोर्ट की जो है एनुअल परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेगा कि उनकी किस तरह परफॉर्मेंस की गई, उसको रिव्यू करेगा और मेजर करेगा। इफ़ अ परफॉर्मेंस ऑफ जज इज़ फाउंड बाय कमीशन टू बी inefficient, it shall grant him the such period for improvement as it deem appropriate. If upon completion of period so granted the performance judge is again found to be inefficient, the commission shall send it report to Supreme Judicial Council. अब जजेस जो है उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेंगे, उसको टाइम देंगे। अगर परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करने के बाद पता चला कि ये इनफिशिएंट है, सही तरह परफॉर्मेंस नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, केसेस नहीं डिस्पोजल हो रहे या अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे जजेस, तो उसको जो है इम्प्रूवमेंट का टाइम दिया जाएगा। और कुछ वक्त में अगर वो टाइम ख़त्म हो जाता है फिर भी वो इम्प्रूव नहीं करता, तो जजेस जो है अगेन जो देखते हैं वो इनफिशिएंट है तो उसका केस फॉरवर्ड कर देंगे टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो इदारा है वो जजेस को रिमूव करता है। आर्टिकल 209 में जो है उसके जो मेंबर्स हैं उसको रिमूव किया जाएगा। आज हमारा वो टॉपिक का पार्ट नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हो गया आपका आर्टिकल 175A। देन अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 175B पे, जो डील करता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस्टेब्लिश हुए अंडर आर्टिकल 175B। ये न्यू आर्टिकल ऐड किया गया है, चैप्टर 1A। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चैप्टर 1A इसको ऐड किया गया है। उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस टू बी नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सिमिलर वो पाकिस्तान हेयर आफ्टर रेफर्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड एज मेनी अदर जजेस एज डिटरमिन्ड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस ऑफ पार्लियामेंट और अंटिल सो डिटरमिन्ड एज मे बी फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 175B के तहत वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। उसका चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ चीफ जस्टिस के साथ मेंबर्स होंगे, जजेस होंगे। और कितने जजेस होंगे? जितने पार्लियामेंट अपने एक्ट में बताया, और जब तक एक्ट नहीं बना जिस तरह प्रेसिडेंट की मर्ज़ी, चाहे जितने जज फिक्स करे उतने कर सकता है। अभी तक कोई पार्लियामेंट ने कोई एक्ट नहीं बताया, तो अभी तक जितने प्रेसिडेंट साहब जितने फिक्स करें उतने अपॉइंट हो सकते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जजेस। देन प्रोवाइजो आ जाता है कि प्रोवाइडेड दैट द FCC में जो है सारे प्रोविंस से जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी और हर प्रोविंस से जो है इक्वल नंबर ऑफ जजेस आएंगे। 2 सिंध से 2 पंजाब से होना लाजमी है और एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत में लाजमी होगा। फिर इसके अलावा जो है इन नो केस द नंबर ऑफ जजेस इस्लामाबाद शैल एक्सीड द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम अ प्रोविंस। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वफाकी आईनी अदालत में, और वो जो जजेस हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे जो सूबाई अदालत से, जो सूबे के जजेस हैं उनसे ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जो जजेस हैं 3 नहीं हो, अगर नॉर्मल सूबों के 2 जजेस हैं वफाकी आईनी अदालत में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वफाकी आईनी अदालत में जज 3 नहीं हो सकते। फिर उसके बाद इनने बताया गया है कि आर्टिकल 175C जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जज किस तरह अपॉइंट होगा? द चीफ जस्टिस ऑफ FCC की एंड ईच अदर जज शैल बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डिंग आर्टिकल 175A। आर्टिकल 175A हम पढ़ के आए पूरा, उसमें जजेस जो क्लोज 2 में कमीशन है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होगी। और फिर क्लोज 2 आ गया कि अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड
ये 3 क्राइटेरिया बताए गए ए बी सी करके। पर्सन जब तक वफाकी एक आदमी वब तक वफाकी यानी अदालत का जज नहीं हो सकता जब तक वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ना हो, और इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट का जज ना हो, सुप्रीम कोर्ट का जज ना रहा हो, या वो जो है कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज ना रहा हो, और कम से कम 20 साल तक वकील हाई कोर्ट का वकील ना हो। इतनी उसकी रिक्वायरमेंट है। या तो वो हाई सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, वो वफाकी आईन अदालत कैसा बन सकता है, या जज हो या रहा हो, ठीक है, हैज़ बीन द जज मतलब जज रहा हो या अभी जज है, दोनों सिनेरियो है। फिर उसके बाद हैज़ फॉर वो 5 साल से कम 5 साल से ज़्यादा जो है वो हाई कोर्ट का जज रहा हो या रहा हो। उसके अलावा जो है तीसरा जो है वो वकील जो है 15 साल जो है 20 साल जो है उसने वकालत की हो एज आ सुप्रीम कोर्ट का वकील हो। इन तीनों सिनेरियो में से उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। और जो सीनियरिटी होती है इंटर सी सीनियरिटी होती है, इंटर सी सीनियरिटी जो जजेस की सीनियरिटी होती है वो किस तरह डिटरमिन होगी, वो किस तरह डिटरमिन की जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री इन द ऑफिस इन द केस डेट इज सेम देन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। जब वो जिस डेट में वफाकी आईनी अदालत में आएंगे उस डेट से उनकी सीनियरिटी बनेगी, और जब उनकी वो डेट सेम है तो जितनी इनकी एज है एज के लिहाज से उनकी सीनियरिटी बनाई जाएगी। फिर आ जाता है ओथ, बिल्कुल सिमिलर है। प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को ओथ देगा जो थर्ड स्केड्यूल में मेंशन है। फिर आर्टिकल 175 आ जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने समझना भी है कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ वफाकी आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन मैनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट। अब सिमिलर जो आर्टिकल 184 था वो सारी जुरिसडिक्शन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उठा के वफाकी आईनी अदालत को दे दिए। 2 गवर्नमेंट के दरमियान जो भी डिस्प्यूट होगा हैव अ जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी 2 और मोर गवर्नमेंट्स, ठीक है, 2 गवर्नमेंट या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के दरमियान फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट होगा तो वो वफाकी आईनी अदालत में दाखिल होगा। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वो होता है कि जो डायरेक्ट केस एक अदालत में आता है अपील के थ्रू, उसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहा जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने एक्सप्रेशन दे दी कि गवर्नमेंट मीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर क्लोज 2 क्या है कि वफाकी आईनी अदालत जो है क्लोज 1 जहाँ 2 गवर्नमेंट का डिस्प्यूट होगा वहाँ सिर्फ डिक्लेरेटरी जजमेंट दे सकती है, डिक्लेरेशन दे सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। फिर तीसरा ये कि जो आर्टिकल 184(3 जो सो मोटो के लिए भी यूज़ हुआ वो यहाँ अब है आर्टिकल 175(3) आ जाएगा, जो है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199 द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट शैल इफ इट कंसिडर द with question of public importance with the reference to enforcement of any fundamental right conferred in chapter 1 to have a power to make any order of nature mentioned in the said article। यहाँ पे इनने सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है कि अगर कोई ऐसा केस जो एक ऐसा मैटर हो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो और डील करता हो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, तो वो केस भी जो है सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। और लेकिन यहाँ पे अब पहले सो मोटो था लेकिन 26 अमेंडमेंट में सो मोटो ले लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट जो है ऑन इट्स ओन अब तो ये पावर भी वफाकी आईनी अदालत के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है भी नहीं कि ऑन इट्स ओन जो है सो मोटो नहीं ले सकती किसी भी मैटर में अनलेस उसमें दरख्वास्त ना दाखिल की जाए और दरख्वास्त पे वो प्रोसीडिंग इनिशिएट ना हो। तो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल ओनली बी एक्सरसाइज इफ एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ पर्सन इन दैट कोर्ट। अब इन्होंने बता दिया कि इस अमेंडमेंट आने से पहले जितनी पिटिशंस जो हैं आर्टिकल 184(3) के अंदर जो है वो पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, ये जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पिटिशन थी, अपील थी, जो आर्टिकल 184 की अपील प्रोवाइड की गई थी अंडर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो सारी जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में या एनी बेंच के पास, वो सारी जो है अब आपकी ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएंगी, वफाकी आईनी अदालत में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है कि 26 अमेंडमेंट में वो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई गई जिसको सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दी गई और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स दिए गए। लेकिन उसके बाद जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की फिर आपने पूरी वफाकी आईनी अदालत को दे दी, बेंचेस ख़त्म कर दिया। अब इनने कहा है कि जो पहले केस सारे पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, ओरिजिनल केसेस पेंडिंग, वो सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे वफाकी आईनी अदालत को। फिर आ जाएगा द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन अदरवाइज इफ इट कंसिडर दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट एंड मेक ए सच ऑर्डर्स केस। अब ये बहुत बड़ी पावर एक डिस्क्रिप्शन में समझता हूँ कि वफाकी आईनी अदालत को दी गई है। आर्टिकल 175(e) के क्लोज 5 में जो है वफाकी आईनी अदालत के पास पावर है ऑन इट्स ओन मोशन सो मोटो जो है
वो या किसी दरख्वास्त पे, और अदरवाइज़ का मतलब है या तो सो मोटो या किसी दरख्वास्त पे जो है, अगर वो समझती है कि वो जो केस है उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या किसी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न की तशरीह की ज़रूरत है, तो उसको रिकॉर्ड कॉल से कर सकती है, उसको मंगा सकती है, चाहे वो किसी भी कोर्ट में पेंडिंग हो, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ भी पेंडिंग हो, और उसमें जो है ऑर्डर कर सकती है। एक बहुत बड़ी पावर वफाकी आईनी अदालत को दी गई है इस आर्टिकल के तहत। देन हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 175F जो है अपेलेट जुरिसडिक्शन। अपेलेट जुरिसडिक्शन में भाई जो हाई कोर्ट जो अपनी जजमेंट डिक्री के ख़िलाफ़ जो भी अपील लाए करेंगी वो हाई कोर्ट में करेंगी फाइनल सेंटेंसेस के ख़िलाफ़। किस सिनेरियो में? फॉलोइंग सिनेरियो में, जहाँ पार्लियामेंट के एक्ट ने प्रोवाइड किया होगा भाई हाई कोर्ट की इस जजमेंट के ख़िलाफ़ जो है अपील वफाकी आईनी अदालत में आएगी। एक तो सिनेरियो ये आ गया, इसको रूम ओपन कर दिया है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन एक्ट है, इलेक्शन कमीशन एक्ट में अगर कोई इलेक्शन कमीशन डिसीजन देता है उसकी पहले अपील सुप्रीम कोर्ट जाती थी। अभी वहाँ पे पार्लियामेंट प्रोवाइड कर देती है कि अपील इन दैट सिनेरियो लाई टू अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ कमिश्नर लाई टू द वफाकी आईनी अदालत, तो वो अपील फिर वफाकी आईनी अदालत में जाएगी। इसका ये मतलब है। सेकंड क्या है कि इफ़ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो ग्राउंड है। अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करके बेचता है, हाई कोर्ट का जो जज है वो ये सर्टिफिकेशन देता है, सर्टिफिकेट लिख के बेचता है कि ये केसेस में क्वेश्चन जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई क्वेश्चन है वो इन्वॉल्व है, कोई और या तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, तो ये दो सिनेरियो में जो है वो केस भी वफाकी आईनी अदालत के आएगा। तीसरा ये कि अगर हाई कोर्ट आर्टिकल 199 में जो अपील 199 में अगर कोई केस डिसाइड करता है उसकी जो अपील आएगी वो वफाकी आईनी अदालत में आएगी। ये अनदर एक इंटरेस्टिंग जुरिसडिक्शन दे दी है सुप्रीम कोर्ट को। रिट पिटिशन आर्टिकल 199 के फाइल होती है, कोई भी रिट हो, सेचुराई हो, मैंडेमस हो, प्रोबिटरी हो, कोवरेंटो हो, उन सारी रिट के में अगर हाई कोर्ट कोई भी डिसाइड करता है उसके ख़िलाफ़ अगर आप अपील करेंगे तो वो आप करेंगे वफाकी आईनी अदालत में, और उसके आप लीव टू अपील फाइल करेंगे। आप नॉर्मल केस फाइल नहीं करेंगे, मतलब आपको एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं बल्कि मैटर ऑफ ग्रेस, मैटर ऑफ मर्सी आप फाइल करेंगे। पहले लीव लेंगे और लीव लेने के बाद वो जो है आपका केस प्रोसीड होगा। आप फाइल करेंगे अगर सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील, CPLA जिसे आप कहते हैं, जब आपको लीव ग्रांट हो जाएगी तो वो अपील बन जाएगी सिविल अपील, ठीक है। सिविल पिटिशन वो बन जाएगी लीव टू अपील को हो जाएगी सिविल लीव बन जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्रोवाइडेड दैट नो अपील शेल लाई अगेंस्ट अ जजमेंट और ऑर्डर हाई कोर्ट मेड अंडर आर्टिकल 199 इन केस रेंट और फैमिली एक्सेप्ट जुरिसडिक्शन सच मैटर्स में भी डिटरमिन लॉयदा। अगर आर्टिकल 199 में अगर आपके फैमिली मैटर्स या रेंट मैटर्स में अगर कोई केस डिसाइड किया हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ अपील लाई नहीं करेगी, ठीक है। ये एक सिनेरियो। फिर तीसरा ये कि इसके अलावा और कोई भी केसेस all petition for leave to appeal or review application to which clause 1 apply or any other proceedings following with the jurisdiction of federal constitutional court फाइल और पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि वो अपीलें जो ऊपर वाले क्लॉज में फ़ाइल करती हैं जिसमें हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 के अंदर अपील जो है डिसीजन दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो सारी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगी। फिर उसके बाद जी आ जाता है रिव्यू जुरिसडिक्शन ऑफ और ऑर्डर बाय द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को रिव्यू की भी जुरिसडिक्शन दी गई है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शैल हैव अ पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट एनी रूल मेड बाय द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और एनी ऑर्डर मेड बाय, वो अपने ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकता है और उसको री एग्जामिन कर सकता है। फिर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आ गया कि प्रेसिडेंट अगर चाहे किसी ऑप्शन पे किसी क्वेश्चन पे जो ओपिनियन लेना चाहे वफाकी आईनी अदालत का किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो वो समझता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो उसमें जो है वो रेफ़र कर सकता है वफाकी आईनी अदालत को। वफाकी आईनी अदालत जो है उस पे जो है उसको अपना ओपिनियन देगी कि इस मैटर पे ये ओपिनियन है। फिर उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 175 अल जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट आर्टिकल है। हमने एल तक आज कवर करना था, वो है रिटायरिंग एज ऑफ द जज ऑफ चीफ जस्टिस और अदर जज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो इसमें जो है रिटायरिंग एज जो है 68 ईयर बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की 62 है और यहाँ की 68 है। अनलेस जो हो या तो वो रिज़ाइन कर दे या तो वो उसको रिमूव कर दिया जाए कि इस तरह थ्रू जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस की जो रिटायरिंग एज है वो है 3 साल। वो है इस तरह है कि जिस डेट से वो अपॉइंटमेंट होगा और उसका टेन्योर अगर पहले ख़त्म हो गया या 68 साल की एज पहले आ गई, जो पहले आ गई वो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट the term of the chief justice of federal constitutional court is 68 years and removed, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या प्रोवाइडेड फर्दर दैट द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल constitutional court on the completion of his term of 3 years shall stand retired
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एज ऑफ सुपरिटेंशन। फॉर एग्जांपल कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनता है, उसकी एज 62 साल है और 65 साल पे वो 3 साल का क्योंकि टेन्योर है, 3 साल का टाइम पूरा हो जाता है, चीफ जस्टिस का टेन्योर 30 साल का है, 3 साल के बाद जो है उसकी एज 65 साल है, तो वो रिटायर हो जाएगा चाहे उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं आई जो 68 साल है। ठीक है, इसी तरह है अगर वो चीफ जस्टिस बनता है 66 साल की उम्र में और उसकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है पहले, तो फिर भी रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई है। उसके अलावा दो हमारे पास ब्रीफ से हैं, उसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो है एक्टिंग जज ऑफ वफाकी आईनी अदालत, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट है कि एनी टाइम जब वफाकी आईनी अदालत में कोई जज का ऑफिस खाली हो तो प्रेसिडेंट या जज ऑफ फेडरल क्वेश्चन एब्सेंट हो कोई जज, तो प्रेसिडेंट जो है सिमिलर मैनर में आर्टिकल 175A में अपॉइंट अ जज जो है उसको अपॉइंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज जो क्वालिफाइड हो वफाकी आईनी अदालत का जज बनने के लिए टेम्प्रेरी तौर पर वो एक्ट कर सकता है। फिर आर्टिकल 175L है जिसमें लिखा हुआ है कि सीट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, द परमानेंट सीट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शैल बी एट इस्लामाबाद। और फ्रॉम टाइम टू टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ वफाकी आईनी अदालत है वो डिसाइड कर सकता है प्रायर प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ कि भाई हम और कहाँ अपनी जो है प्रिंसिपल सीट रख सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी आर्टिकल 175 हमारे टू लेके आर्टिकल 175L तक। 176 से जो है चैप्टर 2 में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कुछ इतनी खास चेंजेस नहीं की गई, उसकी जुरिडिक्शन कुछ चेंज की गई है, चेंज नहीं की गई बस मिनिमम की गई, मिनिमाइज़ की गई है, बिल्कुल उसको हद तक मिनिमाइज़ कर दिया है। उसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल 200 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे और उसके साथ जो चेंजेस हुई है जुडिशरी में वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो ये कुछ चेंजेस थी जो आफ्टर द 27 अमेंडमेंट 26 और 27 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं। तो आप इस पर अपना कमेंट में ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि ये चेंजेस ठीक हैं, हमारे निज़ाम के लिए बेहतर साबित होंगी या हमारे निज़ाम को और ज़्यादा बिगाड़ेंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।